शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम ज्योतिष शास्त्र को पढ़ रहे हैं और ज्योतिष शास्त्र को पढ़ने की इस श्रृंखला में हम नक्षत्रों और राशियों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमने अभी तक अश्विनी नक्षत्र से लेकर पुनर्वसु नक्षत्र तक पूर्ण चर्चा की, बहुत ही विस्तार से चर्चा की। साथ ही साथ हमने राशियों में मेष, वृषभ और मिथुन राशि को विस्तार पूर्वक जाना, पढ़ा और इन नक्षत्रों और राशियों में जन्मे हुए जातकों का हमने विश्लेषण करने की कोशिश की। यानी हमने जानने की कोशिश की कि इन राशियों में और इन राशियों के अंतर्गत जो नक्षत्र आते हैं उन नक्षत्रों में और उन नक्षत्रों के अंतर्गत जो चरण आते हैं उन चरणों में जन्मे हुए जातक किस प्रकार के होंगे, उनकी आजीविका कहां संबंधित हो सकती है, उनका व्यवहार कैसा हो सकता है और उनके जीवन में शुभता और अशुभता कैसी हो सकती है। यह सब हम राशियों में और नक्षत्रों में जान रहे हैं। तो अभी तक हमने जो चर्चाएं की हैं उन सभी के वीडियो आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। यानी मेरा कहने का तात्पर्य है कि आई बटन में जब आप क्लिक करेंगे तो यह आपको उन सभी वीडियोस तक ले जाएगा। यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष शास्त्र को जानना चाहते हैं, आप ज्योतिषी हैं लेकिन और अधिक गहराई जानना चाहते हैं, यकीन जानिए कि यहां हम जो आपको ज्ञान दे रहे हैं वह ना सिर्फ शास्त्रों से बल्कि जो हमारे विभिन्न ज्योतिष शास्त्री हुए हैं उन सभी के ज्ञान का निचोड़ हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसको इस तरीके से ना माने कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, बल्कि मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने जो ज्ञान समेटा है वह मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूं और यदि आपको इससे फायदा होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखें और यदि आपको निरर्थक लगता है तब भी मैं कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखें। तो आज जो हम पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं नक्षत्रों की श्रृंखला में पुष्य नक्षत्र, पाठ संख्या 24। हमारे सभी पाठ क्रमानुसार चलेंगे और जब आप पिछले वीडियो देखें तब भी मैं यही कहना चाहूंगा कि आप क्रमानुसार देखें। और साथ ही साथ विषय को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से यह कहना चाहूंगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। तो आज का हमारा विषय है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र कर्क राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक इसका विस्तारीकरण। स्वामी है शनि। पुष्य नक्षत्र को स्टार ऑफ नरिशमेंट भी कहा जाता है, यानी पोषण करने वाला तारा। यहां हम दया की बात कर सकते हैं। स्वामी शनि है, यहां शनि की ऊर्जा प्रजा के हित की ऊर्जा है, यानी कि जो कमजोरों के ऊपर दया करने का भाव है वह इस नक्षत्र के अंदर देखा जा सकता है। आप यहां पालन घर की बात कर सकते हैं, केयर करने की बात कर सकते हैं, सहानुभूति की बात कर सकते हैं, मदद करने की बात कर सकते हैं, पुण्य करने की बात कर सकते हैं, यानी कि दान पुण्य, लोगों की मदद करने के लिए खर्च करने की बात कर सकते हैं। इस नक्षत्र का जो प्रतीक चिन्ह है वह एक नहीं है बल्कि 4 हैं। प्रतीक चिन्ह इसके जो है
पहला प्रतीक चिन्ह। हमारे प्राचीन काल में ऋषियों ने जब इस नक्षत्र को देखा था तो उन्हें गाय के थन की अनुभूति हुई थी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे गाय का थन दिखाई दे रहा हो। तो पहला प्रतीक चिन्ह गाय का थन है। अगर द्वितीय प्रतीक चिन्ह की बात करें तो पहिया है। तृतीय प्रतीक चिन्ह एक गोलाकार आकृति है और चतुर्थ प्रतीक चिन्ह इसका है एक खिलता हुआ पुष्प। तो प्रतीक चिन्हों से इस नक्षत्र को कैसे समझ सकते हैं वह भी समझ लीजिए। अगर गाय के थन की बात करें तो हम पोषण की बात कर सकते हैं, हम बचपन की बात कर सकते हैं। जो बच्चे की आवश्यकता पर मां की उदारता होती है उस पर भी बात की जा सकती है। गाय है, गाय के अंदर, गौमाता के अंदर सभी ईश्वरों का वास माना जाता है। यह हमारी हिंदू संस्कृति है। पूरे संसार को पोषण करने के लिए गाय के दूध का इस्तेमाल होता है। गाय अपना दूध देती है, हालांकि उस दूध पर पहला हक उसके बछड़े का, उसके बेटे का होता है, लेकिन पूरा संसार गाय के दूध को अमृत मानता है और वह अमृत है भी। तो पोषण की बात इस प्रतीक चिन्ह से की जा सकती है। हम जब इस प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं तो रक्षा, पोषण, इन सभी से इस नक्षत्र का संबंध बनता है। अगर हम इसके द्वितीय प्रतीक चिन्ह पहिए की बात करें तो पहिया एक गाड़ी में लगने वाला पहिया होता है, चलने वाला होता है। तो हम निरंतरता की बात भी कर सकते हैं, निरंतरता को समझ सकते हैं। तो पुष्य नक्षत्र में निरंतरता है, एक कंटिन्यूटी है। इस कंटिन्यूटी को भी समझना आवश्यक है। यह निरंतरता लक्ष्य प्राप्ति की ओर कार्य करने की निरंतरता भी हो सकती है, एक बहाव हो सकता है, एक वेग हो सकता है। अगर इसके तीसरे प्रतीक चिन्ह गोलाकार आकृति की बात करें तो इस गोलाकार आकृति को बनाने के लिए एक बिंदु से प्रारंभ करके जब हम पुनः उस बिंदु पर पहुंचते हैं तो यह आकृति पूर्ण होती है। तो पूर्णता की बात इस नक्षत्र के द्वारा समझी जा सकती है। तो यह नक्षत्र पूर्ण है। अगर इसके चतुर्थ प्रतीक चिन्ह की बात करें तो खिलता हुआ पुष्प, खिलते हुए पुष्प यानी कि आनंद, प्रफुल्लता। तो इस नक्षत्र में आनंद है, प्रफुल्लता है, खुशी है। अगर इस नक्षत्र के नाम की बात करें पुष्य, पुष्य का मतलब ही होता है पोषण करना, पुष्ट करना। और पुष्ट कब होते हैं? जब पोषण होता है। तो पोषण करने का गुण इसके नाम में भी है। इसका दूसरा नाम जो माना जाता है वह है तिष्य। तो तिष्य का मतलब होता है कृपा और सिद्ध्या। तो सिद्ध्या का मतलब होता है समृद्धि। तो हम पुष्य नक्षत्र के नाम से ही पोषण की बात कर सकते हैं, कृपा की बात कर सकते हैं, समृद्धि की बात कर सकते हैं। जब हम इसके एस्ट्रोनॉमिकल स्टार्स की बात करते हैं तो इसके अंदर जो 4 तारे हैं वह है थीटा कैंसरी, गामा कैंसरी, ईटा कैंसरी और M44। जब हम इसके देवता की बात करते हैं तो यहां हम पुष्य नक्षत्र की शुभता को समझ सकते हैं, क्योंकि इस नक्षत्र के जो देवता हैं वह है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं। और ज्योतिष शास्त्र में सबसे अधिक शुभ ग्रह गुरु को माना गया है, बृहस्पति को माना गया है। तो देवगुरु बृहस्पति जो कि ग्रह के रूप में भी हैं, शुभता की बात करते हैं। यानी कि किसी की कुंडली में देवगुरु कितने भी अशुभ क्यों ना हो जाए, तब भी कहीं ना कहीं उस जातक को शुभता अवश्य प्रदान करेंगे। तो पुष्य नक्षत्र के तो देवता हैं, तो पुष्य नक्षत्र में शुभता की बात होती है। जैसा कि लोग वारों के साथ, सप्ताह के वारों के साथ इसका नाम जोड़कर कुछ योग बताते हैं, यह हमारे शास्त्रों में है। रवि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग, बुध पुष्य योग आनंद देता है, मंगल देता है,
शुभ कार्यों की प्राप्ति करने के लिए, शुभ कार्यों को प्रारंभ करने के लिए, कोई बहुमूल्य वस्तु खरीदने के लिए हम इन योगों का इंतजार करते हैं। तो यह योग शुभता को दिखा रहे हैं। तो जब शुभता को दिखाते हैं तो हम देवगुरु बृहस्पति को इससे जोड़कर देख सकते हैं कि यह बृहस्पति का ही प्रभाव है जो यह नक्षत्र शुभ नक्षत्रों में जाना जाता है। बल्कि शुभ नहीं कहेंगे, यह कहेंगे कि सबसे ज्यादा शुभ। हमारे 27 धन 1 28 नक्षत्रों में सबसे अधिक शुभ नक्षत्र पुष्य को मान में है। अगर हम इसके देवताओं में दूसरे देवता की बात करें तो हमारे त्रिदेव में भगवान शिव इस नक्षत्र पर शासन करने वाले द्वितीय देवता हैं। तो हम ध्यान की बात कर सकते हैं, आध्यात्म के चरम की बात कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति और शिव, भगवान शिव ने ही बृहस्पति को देवों का गुरु निर्धारित किया था। तो यह इस संबंध को समझते हुए हम नक्षत्र को समझ सकते हैं। तो इन सब से हम क्या समझ रहे हैं कि बचपन की बात कर सकते हैं, बच्चे की बात की जा सकती है, बच्चे की आवश्यकता की बात की जा सकती है, मां की उदारता की बात की जा सकती है और रक्षा की बात हो सकती है। नक्षत्र का संबंध भौतिक और आध्यात्मिक या रचनात्मक या इन दोनों स्तरों के विस्तार से होता है। यह समृद्धि, खुशी, स्वार्गिक आनंद, स्वार्गिक आशीर्वाद, इन सभी का प्रतिनिधित्व करने वाला नक्षत्र है। इस नक्षत्र की शक्ति जो है वह है ब्रह्म वर्चस्व शक्ति। ब्रह्म वर्चस्व शक्ति यानी कि आध्यात्मिकता को पाने की शक्ति, और आध्यात्मिकता को पाने की भी उस स्तर की शक्ति जहां पुरोहित विशेषताओं के साथ पहचान कराने वाली शक्ति हो, जो कि दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, दिव्य आशीर्वाद को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जानी जाती है। यहां ब्रह्म के साथ या गुरु के साथ जुड़कर अपने अंतर को पहचानना, अपने अंतर के साथ जुड़ना और आध्यात्मिकता की चरम पर पहुंचना, यह इस नक्षत्र में देखा जा सकता है। अगर इसके नाम तिष्य से देखा जाए तो यह शुभ है, एक सितारा है, भाग्यशाली है, खुश है, कल्याणकारी है, विश्व कल्याण के लिए मंगल करने वाला है। यह पुष्य नक्षत्र है। अब पुष्य नक्षत्र के गुण तत्व प्रकृति को जब हम समझते हैं तो गुण तत्व प्रकृति में सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण की। वर्ण क्षत्रिय, क्षत्रिय वर्ण इसको क्यों दिया गया? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देवों को जो शिक्षा देते हैं उसमें युद्ध कला और युद्ध नीति का भी समावेश है। हम जब युद्ध की बात करते हैं तो क्षत्रिय की बात होना लाजमी है। लिंग पुरुष दिशा की बात करें तो यह पूर्व दिशा से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। अगर इसके गुण की बात करें तो तामसिक गुण है, क्योंकि यहां स्वामी शनि की जो ऊर्जा है वह दिखाई देती है। तत्व की बात करें तो जल तत्व है, पोषण की ऊर्जा, कर्क राशि के चंद्रमा की ऊर्जा यहां आप समझ सकते हैं। यह नक्षत्र कर्क राशि के उस हिस्से को संदर्भित करता है जो परंपराओं और रीति रिवाजों को संरक्षित करने की, संदर्भित करने की कोशिश करती है। इसमें मुख्य रूप से मां की भूमिका होती है, या यूं कह सकते हैं कि इसमें मुख्य रूप से मां की भूमिका निर्धारित होती है। अब जब हम इसके मां की भूमिका की बात करते हैं तो नक्षत्र के आप तत्व की बात कर सकते हैं, जल तत्व। जब इसके मां की भूमिका के निर्धारण की बात होती है तो जल तत्व की बात की जा सकती है। प्रकृति की बात करें तो पित्त प्रकृति के होते हैं। पित्त प्रकृति, यहां पित्त प्रकृति क्यों है? क्योंकि तामसिक गुण है और बृहस्पति देव के जो पिता थे ऋषि अंगिरस, उनका जो संबंध है वो अग्नि से है। तो यहां प्रकृति पित्त है। अगर गणों की बात करें तो देवगण, देवगुरु है। स्वभाव की बात करें तो यह अचर स्वभाव का नक्षत्र है, यानी फिक्स्ड स्वभाव है इसका।
योनि की बात करें तो यह बकरे की योनि जानी जाती है। बकरा यानी कि मेल गॉड। यहां हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। अगर शारीरिक अवयवों की बात करें तो शारीरिक अवयवों में चेहरा, मुंह, पसलियां, पेट और फेफड़े, इन अवयवों को इस नक्षत्र से जोड़कर देखा जा सकता है। और जब नक्षत्र पीड़ित होता है तब यह आप समझ सकते हैं। अगर हम गोत्र की बात करें तो ऋषि मारीची, जो कि प्रकाश हैं, पुण्य हैं, वह ऋषि मारीची, उनके गोत्र से इस नक्षत्र को जोड़कर देखा जाता है। चूंकि शुभ नक्षत्र है, हम शुभता की बात कर रहे हैं, तो शुभ नक्षत्र होने के कारण इस नक्षत्र में जो भी शुभारंभ के कार्य होंगे वह शुभ माने जाएंगे। वाहन खरीदना, बहुमूल्य वस्तुएं खरीदना, कुछ विशेष योगों में यह नक्षत्र अत्यंत शुभता दिखाता है। हां, इस नक्षत्र में विवाह वर्जित होते हैं। जब हम इस नक्षत्र के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू की बात करें तो चूंकि हमने अभी बात की कि कर्क राशि के एक हिस्से में जहां यह नक्षत्र विस्तारित है वहां रूढ़िवादिता भी है, परंपराएं हैं, रीति रिवाज है और उनको संरक्षित करने का यह नक्षत्र कार्य करता है। तो यह सकारात्मक भी हो सकता है। रूढ़िवादिता न होते हुए यह परंपराओं को बढ़ावा देते हुए और उसके नए आयाम स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। और अगर नकारात्मकता हो तो यह रूढ़िवादिता से चिपकने वाला नक्षत्र बन जाता है। तो सकारात्मकता और नकारात्मकता यानी जब चंद्र, जो कि कर्क राशि का स्वामी है, जब चंद्र कुंडली में शुभ भावों का स्वामी हो, केंद्र या त्रिकोण और पुष्य नक्षत्र में आकर स्थापित हो जाए तो हम सकारात्मकता की बात कर सकते हैं, पोषण की बात कर सकते हैं, ममता की बात कर सकते हैं, उस व्यक्ति के समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व है उनको निभाने की बात कर सकते हैं। यह नक्षत्र का गुण है। और चूंकि नक्षत्र स्वामी शनि, यदि कुंडली में शनि अशुभ भावों के स्वामी हो, 3, 6, 11, 6, 8, 12 और पुष्य नक्षत्र में स्थापित हो जाए तो यहां रूढ़िवादिता की बात हो सकती है, नकारात्मकता की बात हो सकती है, प्रजा को परेशान करने की बात हो सकती है। तो यहां इस बात को भी नक्षत्र के लिए समझना होगा। अगर इस नक्षत्र के माह को देखा जाए तो पौष माह को इस नक्षत्र के साथ जोड़कर देखा जाता है और पौष माह का भी द्वितीय भाग जो कि जनवरी में आता है और प्रत्येक पक्ष की, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि इस नक्षत्र से जुड़ी हुई है। तो यहां हमने पुष्य नक्षत्र को पूर्ण रूप से समझा। पुष्य नक्षत्र में हम वित्तीय योजनाओं को भी लागू कर सकते हैं, यानी कि वित्तीय योजनाओं से संबंधित यदि कोई कार्य है तो वह भी इस नक्षत्र काल में प्रारंभ किया जा सकता है और अत्यंत शुभ वह कार्य होगा। इस पूरे नक्षत्र को समझाने में यदि मैं कहीं असफल हो गया हूं या आपको कोई बात समझ में नहीं आई है या कोई जानकारी आपको अधूरी लगती है या कहीं आपको यह लगता है कि मैं आपको जानकारी देने से चूक गया हूं या समझा नहीं पाया हूं या आपके मन में कोई प्रश्न आ जाता है, जानकारी लेना चाहते हैं इस विषय से संबंधित या हम जो विषय चला रहे हैं उन विषयों में किसी भी विषय से संबंधित आप कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप निसंकोच हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और कमेंट बॉक्स आप अपना प्रश्न डालिए। 100% आपके प्रश्न का उत्तर हम देंगे और निःशुल्क देंगे, क्योंकि विषय से संबंधित जानकारी का हम कोई भी शुल्क आपसे नहीं मांगेंगे। कुंडली विश्लेषण करने का एक शुल्क होता है जो निर्धारित है
और वह तभी आपसे बात की जाएगी जब आप कुंडली विश्लेषण करवाने की बात करेंगे, अन्यथा शुल्क की कोई बात नहीं है। आप निसंकोच हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अंत में पुनः एक बार कहना चाहूंगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके और ज्ञानवर्धन की इस श्रृंखला में आप किसी जानकारी से पीछे न रह जाए या चूक न जाए। यह हमारा पुष्य नक्षत्र का पहला पाठ है। पुष्य नक्षत्र के दूसरे पाठ में हम इस नक्षत्र के इन्हीं सब तत्वों से जातक को विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे और अंतिम भाग में हम जातक को चरणानुसार अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो तक के लिए यानी कि पुष्य नक्षत्र के अगले भाग तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं